जाते जाते लास्ट टाइम में आखिरी 5 मिनट में ये बताया था कि कंस्ट्रक्टर्स के जो पैरेंथेसिस होती हैं वहाँ पर आप पैरामीटर्स को मूव करवा कर वैल्यू को शेयर कर सकते हो। अगर मैं सीधा इस प्रोग्राम पे मूव करूँ तो प्रोग्राम में वो कहता है जी ऐसी क्लास बनाओ जिस डेट हैज़ अ मार्क्स एंड ग्रेड एज अ डाटा मेंबर, कि मार्क्स और जो ग्रेड है वो आपने डाटा मेंबर लेने, यानी कि आपने यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है मार्क्स एंड ग्रेड को। अ कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर इनिशियलाइज डाटा मेंबर विद द गिवन वैल्यू, कहता है जी आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें आपने दो डाटा मेंबर्स को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है विद द गिवन वैल्यू, जो गिवन वैल्यू आपको दे दी जाएंगी। एंड मेंबर फंक्शन शो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर, और कहते हैं जी एक फंक्शन आप बनाओ शो का और वहां पे जाके आपकी वैल्यूज क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्प्ले द वैल्यू, और उसने आपको ये भी बता दिया कि आपने कितने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है वॉइड मेन में जाके। तो वो कहता है जी आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। एक मैंने क्लास लिया स्टूडेंट के नाम से, ऊपर देखो उसने क्लास कोई स्पेसिफिक नहीं की थी, तो इसलिए आपकी मर्जी, आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो। क्लास स्टूडेंट, आपने दो डाटा मेंबर लिए, डाटा मेंबर कौन से हैं, एक मार्क्स है और एक ग्रेड है। दो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए। तीसरे नंबर पे वो कहता है जी आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक कंस्ट्रक्टर्स वगैरह को क्या कर रहे हो, बना रहे हो। जब आप एक कंस्ट्रक्टर को बनाओगे तो अब उसमें वो क्या कह रहा है, जो उसके पैरामीटर्स में आपने वैल्यूज क्या कर दी है, डिफाइन कर दी। और वो पैरामीटर्स में वैल्यू कौन सी है, एक है इंट एम, और करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है जी। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर की अगर डेफिनेशन बताई हो तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में यही चीजें आपको एक्सप्लेन की थी कि नंबर वन पे जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा क्लास के नाम वाला होता है, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। सेकंड नंबर पे बात ये आ जाती है कि जो कंस्ट्रक्टर यूज किस लिए होता है। अगर आपने जावा की मेरी क्लास ली हुई है तो जावा में भी मैंने यही चीज बताई थी कि वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर गौर से देखो, मार्क्स इज इक्वल्स टू एम एंड ग्रेड इज इक्वल्स टू जी। अब ये क्या काम करेगा वो अभी मैं वाइड मेन में मूव करता हूँ। तो लास्ट स्टेटमेंट के आखिर में लिखा हुआ था कि आपने दो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया S1, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया S2। S1 के पैरामीटर्स में मैंने डिफाइन कर दिया 730 और ए ग्रेड। अब जो 730 है वो मूव कहाँ, जब मैं इसको कॉल करूंगा S1 डॉट शो करूंगा तो जो ये 730 है वो किसको इनिशियलाइज हो जाएगा, M को। जो ए ग्रेड है वो किसको चला जाएगा, इस G को। इस M में अब वैल्यू कितनी हो गई 730 और G में वैल्यू कितनी हो गई कैपिटल A। अब मार्क्स इज इक्वल्स टू M है और स्मॉल m में वैल्यू कितनी है 730, और 730 किसको इनिशियलाइज हो जाएगी, मार्क्स को। और ऐसे ही जो A है वो किसको इनिशियलाइज हो जाएगा, ग्रेड को। ये तो था हमने एक ऑब्जेक्ट के लिए किया। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के भी हमने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए, 621 उसके मार्क्स हैं और बी ग्रेड है। जब हम इसको कॉल करेंगे S2 डॉट शो करेंगे तो वो वैल्यूज आपकी इस M में और G में आएंगे। तो यहाँ से शो का जैसे फंक्शन आपका चलेगा, मार्क्स और ग्रेड में जो वैल्यूज होंगी वो आपके सामने शो आउट हो जाएंगी और आपके सामने आपकी डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगी। बात समझ में आई है या नहीं आई? यस सर। उसके बाद ये कुछ कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि कल आपने ये देख कर आना है, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा, तो मैं भी नहीं इतना बताऊंगा। लेकिन इसमें जस्ट थोड़ा सा ये बता सर देता हूँ। देखा जरूर है लेकिन ना उसकी समझ नहीं आ रही थी तब। अच्छा, तो आप नहीं समझ आ रही थी, आप बाजेगी इंशाल्लाह ताला। चलो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन देखो तो कहता था प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, कि एक प्रोग्राम के अंदर आप एक या एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स को बना सकते हो, लेकिन जो उसके पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब बात को गौर करो, मैंने क्या बात कही है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर आप एक या एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स को बना सकते हो। एक या एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स को आप बना सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ शर्त ये है कि जब आप कंस्ट्रक्टर्स बना रहे हो तो उसमें जो उसके पैरामीटर्स हैं वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा इस प्रोग्राम को गौर से देखो तो लिखा हुआ है राइट अ क्लास दैट हैज नम एंड करेक्टर एज अ डाटा मेंबर। दो आपने डाटा मेंबर लेने, एक नम का लेना और एक करेक्टर टाइप का CH लेना है। अब कंस्ट्रक्टर, जो पहला कंस्ट्रक्टर है विद नो पैरामीटर्स, कहता है जी आपने जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है उसमें पैरामीटर्स आपने डिफाइन नहीं करने। इनिशियलाइज नम एंड इनिशियलाइज नम इज इक्वल्स टू 0 एंड CH टू X। क्या कहते हैं, जो आपने वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, नाम में कितनी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है 0, और CH में वैल्यू कितनी इनिशियलाइज करनी है X। अब कंस्ट्रक्टर, अब ये दूसरे कंस्ट्रक्टर की बात आ गई है।
विद टू पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स बनाने, इनिशियलाइज डेटा मेंबर विद द गिवन वैल्यू एंड मेंबर फंक्शन एंड सो ऑन जो भी है। अभी मैं ऊपर आपको ये करवा कर आया हूँ, ये वाला प्रोग्राम। इसमें क्या बात आई थी कि एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया जिसमें पैरामीटर्स को डिफाइन किया और नीचे से वैल्यूज जा रही हैं, ऊपर वैल्यूज आ रही हैं और सेव हो रहे हैं। और जो सेकंड आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, उसमें जो प्रोग्राम है वो कहता है जी जो आपने पहला कंस्ट्रक्टर बनाना है ना, उसके पैरामीटर्स में आपने कुछ डिफाइन नहीं करना, बस उसमें आपने नम में वैल्यू 0 रखनी है और ch में वैल्यू आपने x रखनी है। और जो दूसरा पैरामीटर्स बनाना है उसके अपने पेरेंथेसिस में वैल्यूज बतानी है, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के बाद जो वैल्यू हम नीचे कॉल देंगे, देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करो, ये जो कंस्ट्रक्टर है जस्ट ओवर है, इसमें कोई मैंने पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किए और नाम में वैल्यू कितनी स्टोर करवा रहा है 0 और ch में वैल्यू कितनी स्टोर हो रही है आपके पास स्मॉल x। अब सेकंड पैरा कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें आपके पास एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है n और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है c। जो ऊपर अभी बात ताकि आए हैं वही चीज नीचे ऊपर वाले जो प्रोग्राम में अभी करवा कर आए हो ना, वही चीज आपके नीचे वाले प्रोग्राम में लिखी हुई है। वॉइड शो में वो आउटपुट चलाएगा। अगर आप वॉइड मेन को देखो, ओवर टाइप की आपके पास एक क्लास है और उसका आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया है और एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है। जब फर्स्ट डॉट शो करेंगे, अब देखो मैंने कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में आपको ये भी बताया था कि कंस्ट्रक्टर हम उसको भी कहते हैं जिसको जिसको हम कॉल नहीं करते। विदाउट कॉल आपका कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, रन हो जाता है। अगर यहाँ पर देखो तो मैंने सिर्फ उसी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको फर्स्ट कहे ना, फर्स्ट डॉट शो, मैंने इस शो के फंक्शन को कॉल की है। इस वक्त मैंने इस शो के फंक्शन को बुलाया है, कॉल की है। जब मैंने शो के फंक्शन को कॉल किया तो नाम में जो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर रन हो गया। नाम में वैल्यू कितनी होगी 0 और ch में वैल्यू कितनी होगी x। तो आपको आउटपुट के तौर पे द कंटेंट ऑफ फर्स्ट नम इज इक्वल्स टू 0 एंड ch इज इक्वल्स टू x शो हो गया। अब जो मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट को कॉल किया और सेकंड ऑब्जेक्ट को मैंने जब शो के फंक्शन को कॉल किया तो जरा गौर से देखो, सेकंड ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स में मैंने वैल्यूज रख दी। अब वो वैल्यूज क्या है कि भाई जो n की वैल्यू है वो 100 है और c की वैल्यू क्या है p है। जब वो इधर सेकंड कंस्ट्रक्टर पे मूव करेगा, सेकंड कंस्ट्रक्टर में जो n की वैल्यू वहां पे 100 रखेगा और c की वैल्यू p रखेगा, तो वहां पे नम की वैल्यू 100 होगी, ch की वैल्यू क्या होगी, p होगी। और ऐसे ही आपके सामने ये कंटेंट ऑफ सेकंड नम इज इक्वल्स टू 100 ch इज इक्वल्स टू p। बात समझ में आई है या नहीं आई? और वो आपकी स्टेटमेंट में सारी चीजें बता भी रहे हैं। अगर स्टेटमेंट में जरा गौर से देखो, कहते हैं राइट अ क्लास, एक क्लास बनाओ डेट हैज नम एंड ch एज अ डेटा मेंबर। कहता है जी आपने क्लास बनानी है जिसमें नम और जो ch है वो आपका क्या होना चाहिए, डेटा मेंबर होने चाहिए। अब कंस्ट्रक्टर जी सर, वेरिएबल एक कंस्ट्रक्टर बनाओ विद नो पैरामीटर्स। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसके आपने पैरामीटर्स को डिफाइन नहीं करना, पैरामीटर नहीं देना। ठीक है। जी और उसमें कहते हैं कि जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है ना उसमें दो चीजें रखनी है। वो दो चीजें कौन सी है, कहते हैं जी एक जो नम है ना उसको आप इनिशियलाइज करवा दो 0 से और जो ch है उसको इनिशियलाइज करवा दो x से। ये तो उसने उसने ये पहले कंस्ट्रक्टर की बात कंप्लीट कर दी। अब सेकंड जरा देखो, सेकंड में कहते हैं अब कंस्ट्रक्टर एक कंस्ट्रक्टर बनाओ विद टू पैरामीटर्स। टू पैरामीटर्स। दो पैरामीटर्स भी आप उसके लिखो, यानी कि कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने ये क्या कि दो पैरामीटर्स लिख दिए, ठीक है। विद द गिवन वैल्यू एंड द मेंबर फंक्शन शो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर। और जो नीचे से आपका देखो जरा बात को गौर से देखो, जब मैंने फर्स्ट डॉट शो के फंक्शन को रन किया मैंने तो बेसिकली इस वाले फंक्शन को कॉल की है, शो के फंक्शन को बुलाया है। अब कल के लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी कि कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जिसको हम कॉल नहीं करते, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उतना टाइम आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ना उसके पैरामीटर्स को डिफाइन करना है। जब दूसरे कंस्ट्रक्टर के हमने पैरामीटर्स को डिफाइन किया है ना, तो अगर हम ये जो सेकंड लिखा हुआ है ना बेटे, अगर आप इसके पैरामीटर्स या 100 और p को नहीं लिखते ना तो फिर आपके पास द कंटेंट ऑफ सेकंड 0 और x ही रहना था और आपका वो सेकंड कंस्ट्रक्टर रन नहीं होना था, क्योंकि वो उसके पैरामीटर्स में बात चल जाती है। तो जब तक आप उसके पैरामीटर्स में वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करोगे तब तक आपका सेकंड कंस्ट्रक्टर्स को आप प्रोग्राम में एक या एक से ज्यादा एक ही प्रोग्राम में आप लिख सकते हो, लेकिन उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। बात पैरामीटर्स की हो रही है, बात उसके अंदर बॉडी की नहीं हो रही, कंस्ट्रक्टर की बॉडी की बात नहीं हो रही, जस्ट उसके पैरामीटर्स की बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना लो, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाइड शो से पहले मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया ओवर के नाम से ही,
ठीक है, लेकिन मैं उसके पैरामीटर्स इंट n और ch ar c नहीं रख सकता। हाँ अलबत्ता मैं इंट m और करेक्टर g रख सकता हूँ या करेक्टर f रख सकता हूँ। पैरामीटर्स डिफरेंट हो लेकिन कंस्ट्रक्टर्स आप जितने मर्जी बना सकते हो। ठीक है, में प्रॉब्लम ये आ जाएगी अगर आप सेकंड में पैरामीटर्स नहीं देते ना तो वो प्रोग्राम नहीं रन करेगा। सॉरी, प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्यों नहीं रन होगा? सर फिर तो वो सेम नेम हो जाएंगे। सेम नेम हो जाएगा। तो ये मतलब डेफिनेशन में यही तो कह रहा था, प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग बिल्कुल मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। डिफरेंट कि पैरामीटर। बेटे अगर आपने एक दफा विदाउट पैरेंथेसिस विदाउट पैरामीटर्स नहीं दिए ना तो आप दोबारा से ओवर के कंस्ट्रक्टर को बनाओगे, उसके पैरामीटर्स डिफाइन नहीं करते तो अगर प्रोग्राम रन नहीं होगा। वो कहेगा जी एरर है, उसके कंस्ट्रक्टर आपने एक से ज्यादा बनाए हैं, आपने ओवरलोड काम किया, लेकिन ओवरलोड काम के जो रूल्स हैं आपने पैरामीटर्स नहीं दिए, तो इस वजह से भाई मैं उसको कंस्ट्रक्टर नहीं मानता। ये उसका रूल है अब लैंग्वेज का। ठीक है ओके सर। जी। आगे बात आ जाती है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत इजी है, लेकिन इसमें एक बात है जो समझने वाली है। अब प्रोग्राम की मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जो बात बताने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहता है कि राइट अ क्लास बुक्स दैट हैज एट्रीब्यूट फॉर पेज प्राइस एंड टाइटल। एक क्लास बनाओ बुक के नाम से और उसके एट्रीब्यूट होने चाहिए आपके पेज प्राइस और टाइटल। इट हैज टू फंक्शन, दो फंक्शन बनाओ टू इनपुट द वैल्यू, एक वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए, एंड डिस्प्ले द वैल्यू, और एक वैल्यू को शो करवाने के लिए। क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, एंड इनपुट वैल्यूज, और उनमें क्या करवानी है आपने वैल्यूज को इनपुट करवाना है। आई होप सो स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो कह ये रहा है कि आपने जी एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हो, पेज प्राइस एंड टाइटल। पेज प्राइस एंड टाइटल, ये 3 एट्रीब्यूट्स, 3 डाटा मेंबर्स, 3 मैंने वेरिएबल्स को क्या कर लिया यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। फिर कहता है कि 2 फंक्शन बनाने हैं, और वो फंक्शन कौन से होने चाहिए आपके पास? एक तो इनपुट फंक्शन है और एक शो का फंक्शन है, यानी कि डिस्प्ले का फंक्शन है। अब यहाँ पे उसने करवाया एंटर टाइटल और गेट्स का फंक्शन उसने यूज किया है। गेट्स का फंक्शन ये भी आपके पास इनपुट की एक टाइप होती है। बेसिकली इनपुट 4 तरीकों से करवा सकते हैं आप सी लैंग्वेज में। एक होता है आपके पास सी इन, गेट्स फंक्शन, गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शन। इन दोनों में बस एक एक छोटा छोटा सा डिफरेंस है, तो मैं डिफरेंस पे तो नहीं जा रहा। तो ये मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इनपुट करवा रहे हो। अब यहाँ पे आपके लिए सोचने की बात ये है कि यहाँ पे मैंने टाइटल को गेट्स से क्यों इनपुट करवाया। अगर आप ये सोच लो तो वेल एंड गुड है, ना सोचो तो ये अब आपके असाइनमेंट है। ठीक है, कि यहाँ पे मैं सीन इधर क्यों नहीं लिखा, इधर मैंने गेट्स को ही क्यों मेंशन किया। कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है ये आपने, लेकिन सोचना जरूर है। कल मैं आपसे इसका आंसर जरूर लूंगा कि टाइटल है भाई, इसको आप सीन में भी तो दे ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने गेट्स का यूज किया है। तो गेट्स का मैंने क्यों यूज किया है, अब ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। ये बेटे आज मुझे इसका कल आंसर जरूर देना है। तो गेट के फंक्शन में आपकी क्या हो रही है, इनपुट हो रही है, और शो के फंक्शन में क्या हो रही है, आपकी आउटपुट हो रही है। अब कहते हैं जी आपने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं क्लास के वाइड मेन में। जब आप जाओगे तो 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। मैंने भाई क्या किया है, बुक का एक क्लास ली है और उसके साथ पहले मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है B1, और B1 से मैंने क्या किया, वैल्यू से वैल्यू को इनपुट करवाई। अब देखो जब मैंने पहले B1 के ऑब्जेक्ट को वैल्यू कॉल की तो उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि उसका जो टाइटल था वो विजुअल प्रोग्रामिंग था। एंटर पेज, उसने जो पेज की डिटेल एंटर की वो 637 थी, और एंटर प्राइस जो उस बुक की प्राइस थी वो 200 थी। ये जी B1 के जो ऑब्जेक्ट था उसने ये चीजों को क्या करवाया, इनपुट करवाया। अब डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये बात आ जाती है कि ऊपर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, लेकिन जो B1 की वैल्यू ना वो आपको इनिशियलाइज करवा दी जाएगी B2 को। जो B1 की वैल्यू है वो इनिशियलाइज करवा दी जाएगी, किसको इनिशियलाइज करवा दी जाएगी, आपके B2 को। इसको करवाने के 2 तरीके हैं। देखो क्लास आपने फिर बुक ही ली है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया B2 का, और B2 के पैरेंथेसिस में आपने ये बात बता दी कि जो वैल्यूज आपकी B1 में आई है ना वही वैल्यूज अब आपने इनिशियलाइज कर देनी है। किसको इनिशियलाइज कर देनी है, B2 को। और सेकंड मेथड ये होता है कि आप दोनों को इक्वल की सिंबल की मदद से वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दो।
अगर आपने सिंपल सी पढ़ा हुआ है और वहां पे आपने वेरिएबल इनिशियलाइज के बारे में देखा हुआ है, तो वेरिएबल इनिशियलाइज में क्या बात आ जाती है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, कि आप वैल्यू किसी भी वेरिएबल को असाइन कर देते हो, लेकिन जब आप उसको डिक्लेयर कर लेते हो, तो यहाँ पर बुक एक क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया B3, और इस B3 में हमने वैल्यू कितनी स्टोर करवा रहे हैं, जो वैल्यूज B1 में थी वही वैल्यूज आपकी इस B3 में मूव कर गई, और बाद में मैंने क्या किया, आउटपुट के फंक्शन को शो करवाया, जो वैल्यू अब मेरे पास B1 में थी वो B1 में भी है, जो वैल्यू B1 में थी वो B2 में भी सेव होगी, जो वैल्यू B1 में थी वो वैल्यू B3 में भी जाकर सेव होगी, तो आपके सामने ये डिजायर आउटपुट आपके सामने शो हो गई। A type of member function that is automatically execute when an object of that class is destroyed, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आपको बताई थी कि कंस्ट्रक्टर एक तो आप इनिशियलाइज करने के लिए यूज आउट होता है, दूसरे नंबर पर जितने आप ऑब्जेक्ट्स वाइड मेन में जाकर अपने मेन फंक्शन में जाकर जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, उतने टाइम जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो क्या होगा, आपका रन होगा, चलेगा। देखो अगर मैं इस एग्जांपल को गौर से देखूं, ये कंस्ट्रक्टर है और ये डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर के सिंबल में आपके पास ये बस डिस्ट्रक्टर में ये बात आ जाती है कि मैं जितने मैंने पहले कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बता रहा था कि जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उतने टाइम आपका कंस्ट्रक्टर रन होगा। अब ये जो आपके पास टेस्ट के नाम से क्लास का जो नाम है टेस्ट का, तो यहाँ पर आप क्या क्रिएट कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर बना रहे हो। अब सेकंड वाले पार्ट में आप बनाते हो डिस्ट्रक्टर, और डिस्ट्रक्टर का जो सिंबल होता है उसमें जो नेगेशन का काम करते हैं। नेगेशन क्या काम करते हैं, जो चीज ट्रू होती है उसको फॉल्स कर देता है, जो फॉल्स होती है उसको ट्रू कर देता है। अब डिस्ट्रक्टर में ये बात आ जाती है कि भाई जितने आपके वाइड मेन में आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए, ये 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो 2 टाइम तो आपका कंस्ट्रक्टर रन हो गया। अब जब आपके वाइड मेन में ऑब्जेक्ट्स खत्म हो गए, ऑब्जेक्ट्स अब आगे मौजूद नहीं है, तीसरा ऑब्जेक्ट हमने नहीं डिक्लेयर किया, तीसरा ऑब्जेक्ट हमने नहीं यूज किया, तो कहते हैं कि जब वाइड मेन में ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे तो देन आपका कंस्ट्रक्टर रन नहीं होगा, उसके बाद आपका डिस्ट्रक्टर रन हो जाएगा और वो कह देगा जी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। बात समझ आई या नहीं आई? कि बताने का मतलब ये है कि वाइड मेन में जब आपके ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जाए उसके बाद आपका डिस्ट्रक्टर रन हो जाता है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट्स एज अ फंक्शन पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स में आपने कैसे अपनी वैल्यूज को आगे पीछे करना है। तो लास्ट टाइम अगेन जो मैं कल बात कर रहा था कि जिन्होंने मेरी जावा की क्लास ली थी, कम से कम उनको ये चीज आइडिया होगा कि पैरामीटर्स में आपकी वैल्यूज कैसे जाती हैं और कैसे आती हैं। तो यहाँ पर हम एक फंक्शंस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स को उसमें पास करेंगे, पास करने के बाद हम उसमें वैल्यूज इनिशियलाइज करवाएंगे, इनिशियलाइज करवाने के बाद हम अपने प्रोग्राम के डिजायर्ड आउटपुट ले लेंगे। क्या ये वाला ये जो आपके पास टॉपिक है 13.8 वाला, बेटे ये मैं कोई नहीं करवाऊंगा। अब चूंकि ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन पैरामीटर ये आपने लाजमी करना है कल को। ठीक है, हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन पैरामीटर्स वाला। जी सर, सर कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम तो आपसे पूछ लेंगे। तो जारी सी बात है, कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो फिर आप पूछ लेना। ये रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एज अ मेंबर फंक्शन भी आप नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपकी वैल्यू यहाँ पे जाके रिटर्न हो जाएगी। ये भी रिटर्निंग फंक्शन भी आपको पहले मैंने बताया हुआ है। अब बात करो स्टैटिक डाटा मेंबर पे। और बाय द वे ये क्वेश्चन मैं सबसे करता होता हूँ, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, सिवाय 1-2 के बच्चों के अलावा किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता। तो रिस्पॉन्स नहीं आए, फिर बात आ जाती है स्टैटिक डाटा मेंबर की। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू। अब मतलब ये है कि आपने लास्ट टाइम कांस्टेंट का आपने टॉपिक पढ़ा होगा, और कांस्टेंट कहते किसको हो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो चीज नहीं आपके पास होती। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब स्टैटिक भी हम उसी को ही कहेंगे। अब यहाँ पर आपको अगर मैं प्रोग्राम दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर आप गौर करो थोड़ा सा, कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और वो वेरिएबल मैंने किस टाइम का डिक्लेयर किया, स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक इंट एन। मतलब ये है कि मैं जितनी भी इनपुट्स करवाऊंगा, अगर मैंने एन में इनपुट 1 करवाई है तो वो 1 भी एन में ही रहेगी। अगर मैंने दूसरे में इनपुट आपकी 2 कर दी, मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं रन करूँ तो जल्दी से देखो, मैंने प्रोग्राम को रन किया। अब वो पूछ रहे हैं कि एंटर अ नंबर। देखो यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, अगर आप देख सको तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने ऑब्जेक्ट्स 2 क्रिएट किए हैं।
अगर आप देख सको स्टार्टिंग पर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स 2 क्रिएट किया और 2 दफा मैंने इनपुट की वैल्यू ली है, एक x डॉट गेट डाटा एंड y डॉट गेट डाटा, यानी कि अब यहाँ पे 2 टाइम्स वो मुझसे इनपुट करवा रहा है। मैंने इसको रन करवाया, रन करवाने के बाद मैंने पहले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दी 12, उसके बाद एंटर प्रेस किया और सेकंड वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दी 32। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, तो जो 12 वैल्यू थी वो अब डिस्ट्रॉय होकर दोनों में वैल्यू क्या होगी आपके पास 32। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक डेटा मेंबर। अब करेगा क्या, अब हम इसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टैटिक टाइप का। अब स्टैटिक का मतलब ये है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे, हम जितने भी इनपुट्स करवाएंगे, वो मेमोरी में जाकर सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन को पॉइंट करेगा। यानी कि जो मेरे एन मैंने मेमोरी पे डिक्लेयर किया है, जो एन का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है आपके मेमोरी के ऊपर, उसके बाद मैं जितनी भी इनपुट्स करवा लूं, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी एक इनपुट करवाई थी जिसमें मैंने 12 स्टोर किया था, वो भी एन में सेव हो रहा था। और सेकंड जब मैंने इनपुट करवाई थी 32, और वो उसने क्या किया, वही 32 एंटर कर दिया, किसमें एंटर किया, दोबारा एन में ही कर दिया। तो बताने का मतलब ये है कि मेमोरी में जहां पे वो जो लोकेशन वो लेता है, जितने आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करो, जितने आप इनपुट्स लोगे उससे, तो वो क्या करेगा, तमाम की तमाम वैल्यूज आपके उसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करेगा। अब ये नहीं करेगा कि उसके लिए आप अलहदा मेमोरी में सेल ले, और जब आपने जो दूसरा ऑब्जेक्ट की इनपुट करवाई है उसके लिए आप वो मेमोरी में जाकर दूसरा सेल ले। नो, हम एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं जिसमें 2 नंबरों को जमा करते हैं। तो जो ए वेरिएबल होता है मेमोरी में उसके लिए अलहदा जगह होती है, और जो बी वेरिएबल होता है उसके लिए मेमोरी में अलहदा जगह होती है। लेकिन स्टैटिक में क्या है, आपने एक वेरिएबल यूज किया है स्टैटिक इंट टाइप एन का, ठीक है, यहाँ पर आपको वो मेमोरी में एक ही जगह ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप वॉइड मेन में जाकर जितने मर्जी इनपुट करवाओ, एक्स डॉट गेटा जब डेट आपका इनपुट फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे जो एन में वैल्यू आएगी वो आपकी सेव हो जाएगी। जब आप दूसरे को दोबारा दूसरे ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करोगे, दोबारा इनपुट के फंक्शन को बुलाओगे, तो जो वैल्यू आपके 12 है वो खत्म होकर जो न्यू वैल्यू होगी वही वैल्यू आपके उस वेरिएबल को इनिशियलाइज वो कर देगा। बात समझ। अब यहाँ पे एक चीज ये याद रखना है कि जब आपने स्टैटिक के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, आउटसाइड द क्लास आपने स्टैटिक के वेरिएबल को डिफाइन भी करना है। यहाँ तक मेरी क्लास खत्म हो गई, और उसके बाद मैंने जो स्टैटिक का एक वेरिएबल बनाया है एन, इसको मैंने डिफाइन किया किस ऑपरेटर की मदद से, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए। मैंने क्या किया है, उसको ये बताया है कि याहू आपकी एक क्लास है, और जो आपके पास जो एन है वो किस टाइप का यूज हो रहा है, स्टैटिक, वो आपके इंटीजर टाइप का यूज हो रहा है। लेकिन ये यूज कहाँ पे हो, याहू टाइप की एक क्लास है, उसमें आप यहाँ पे उसको वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हो। आपकी मर्जी इनिशियलाइज करो, आपकी मर्जी इनिशियलाइज ना करो। तो यहाँ पर आकर मैंने, जब भी आपने स्टैटिक टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करना है ना, तो आपके लिए लाजमी है कि आउटसाइड द क्लास आप उसको थोड़ा सा डिफाइन भी करो। यहाँ इस वाले पोर्शन में आगे आपने क्या किया, अपने क्लास को, अपने स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद आपने यहाँ से वैल्यूज इनपुट करवाई हैं, और वैल्यूज इनपुट करवाने के बाद आउटपुट के फंक्शन को रन किया है। तो यही चीज है आपके पास स्टैटिक वेरिएबल्स में, स्टैटिक डाटा मेंबर्स में, कि ये जो आपकी लोकेशन मेमोरी में बता रहा है, जितने मर्जी आप ऑब्जेक्ट बना लो, वो आपके एक ही लोकेशन को, एक ही सेल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। जितनी भी इनपुट्स होंगी वो आपकी एक ही मेमोरी सेल में